Today we are going to discuss about the sign and symptoms of schizophrenia, clinical features of the schizophrenia. So without wasting much time, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूँ वो सीधा आप तक पहुँच सके और एक भी वीडियो मिस ना हो जाए. So without wasting much time, we are going to discuss about the clinical features of the schizophrenia, sign and symptoms. So let's see क्या कहते हैं आगे. ठीक है, देखो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर साइन एंड सिम्टम्स में काफ़ी डिटेल में है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आएगा कि ब्लूलर्स, यूजिन ब्लूलर्स 4A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. उसके बाद आएगा स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया. उसके बाद आएगा जनरल अदर फीचर्स. तो ऐसा करके पूरा डिवाइडेशन है स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स में. आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा. लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ABCD वाइज. अगर आपको दिक्कत हो रही है याद रखने में, साइन एंड सिम्टम्स को याद रखने में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं आपको ABCD वाइज कैसे याद रखते हैं वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा. ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ. सो लेट्स स्टार्ट. यूजिन ब्लूलर हैज़ गिवन द सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया एज ब्लूलर्स 4A's. एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, यूजिन ब्लूलर, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक्सप्लेन अबाउट दी 4A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4A's की बात हो रही है. उसका मतलब कि यूजिन ब्लूलर ने जो 4 अलग अलग तरह के साइन एंड सिम्टम्स बताए उसकी बात हो रही है. 3 या 4 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो लेट्स सी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कभी भी मिस मत करना बेटा. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मोस्ट IMP. ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए रट्टा मार देने का इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो लेट्स सी. अफेक्टिव डिस्टर्बेंस. पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें अफेक्टिव का मतलब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट मीन्स, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट मीन्स वन तरह से इफेक्ट. ऐसा कुछ भी याद नहीं रह रहा है, इफेक्ट ऐसा समझ लो. इफेक्ट मतलब कैसा? मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग आउट इन द मॉर्निंग. जैसे ही वो बाहर निकल रहा है, द रेन हैज स्टार्टेड, बारिश चालू हो गई. तो मैं उस पूरा जो सिनारियो है उसको मैं इस तरह से इंग्लिश में बता पाऊंगा. उस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे कि द पर्सन इज अफेक्टेड ड्यू टू द रेन. बारिश की वजह से पर्सन क्या हुआ? अफेक्ट हुआ. उसको हम कहेंगे अफेक्ट. लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइकेट्रिक अगर अफेक्ट का मतलब हम देखना चाहे तो उसका मतलब है एक टर्मिनोलॉजी के फॉर्म के अंदर. अगर अफेक्ट तो समझ में आया, लेकिन इन साइकेट्रिक हमारे पास जो अलग अलग टाइप्स है वो है ब्लंटेड अफेक्ट और फ्लैटन अफेक्ट. मैं डिटेल में समझाऊंगा. पहले ये देख लेते हैं कि यूजिन ब्लूलर ने कौन से अलग अलग 4A's दिए हैं. 4A's मतलब 1 2 3 4 हो गए, और A's सबके जो नाम है वो A के ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, A से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम जो हुआ वो है 4A's. ठीक है, आगे देखते हैं. फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस. व्हाट इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस मीन्स द पेशेंट इज नॉट एबल टू शो or inability to show the appropriate emotional response. The patient is not able to show the appropriate emotional response. अब रिस्पॉन्स कौन कौन से तरह से होते हैं? पेशेंट यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या तो ब्लंटेड अफेक्ट हो रहा है पेशेंट, या तो फ्लैटन अफेक्ट हो रहा है. उसी को ये जो फ्लैटन अफेक्ट है उसी को हम अफेक्टिव फ्लैटनिंग भी कहते हैं. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अफेक्टिव फ्लैटनिंग भी कहते हैं. या तो आप उसको फ्लैटन अफेक्ट कहिए, या तो आप अफेक्टिव फ्लैटनिंग भी कह सकते हो. व्हाट इज अफेक्टिव फ्लैटनिंग? क्या होता है एग्जैक्टली इसके अंदर? सो द पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. अपने जो इमोशंस है, पेशेंट के अपने जो इमोशंस है वो पेशेंट अच्छे से बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पाता है. अब सवाल ये उठता है कि इमोशंस कौन कौन से तरह से होते हैं, अलग अलग कौन कौन सी उसमें टाइप्स है. तो इमोशंस जो है,
एक होता है फेशियल एक होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा होता है वर्बल एक्सप्रेशंस, वर्बल, और तीसरा होता है नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। इन तीनों में से फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन पेशेंट अच्छे से शो नहीं कर पाता है। उसको एक ही लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो द पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड द एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस, वर्बल एक्सप्रेशंस, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, कोई भी पेशेंट अच्छे से नहीं शो करेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर अभी क्या चल रहा है। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि अंदर जो भी हो रहा है वो इमीडिएटली बाहर दिख रहा है। कोई पर्सन ऐसे मान लो कि सैड है कोई पर्सन, तो इमीडिएटली वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि, और दिखेगा भी कि ये पर्सन सैड है। कोई खुश है, हैप्पी है, वो भी दिखेगा, वो बता पाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि टुडे आई एम हैप्पी, वाई, बिकॉज ड्यू टू दिस ऑल दिस रीजन आई एम हैप्पी और आई एम सैड टुडे। वो एज ए नॉर्मल पर्सन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में काफ़ी वीक होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ तक फिर से बताता हूँ। फ्लैटन अफेक्ट या तो आप कह सकते हो, उसी को आप कह सकते हो अफेक्टिव फ्लैटनिंग। ठीक है, डिस्टर्ब ना हो बीच में, ये मैं जो लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि हम दूसरा टाइप समझे, दूसरा साइन एंड सिम्टम समझे, उसमें इजी रहे हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। वाइवा के अंदर बहुत बार आपको पूछा जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब, व्हाट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। एक होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट जब भी आप नाम सुनो, एक ही चीज़ आप दिमाग में रखना, दैट मीन्स प्री ऑक्यूपेशन विद द रियलिटी। प्री ऑक्यूपेशन विद द रियलिटी, the individual is unable to relate to others or to the environment, preoccupation with the self and little concern for the external reality। हार्डली पेशेंट जो है वो हार्डली सराउंडिंग में जितनी भी रियलिटीज़ है उससे कनेक्ट कर पाता है। बहुत कम टाइम ऐसे देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उससे कनेक्टेड रहता है। द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिटैच, द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम द रियलिटी एंड प्री ऑक्यूपेशन अबाउट द सेल्फ। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इतना डूब जाना, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाना कि उसके अलावा पेशेंट कुछ भी और नहीं सोच पा रहा है, सिर्फ वही चीज़ सोच पा रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि सपोज कोई ऐसा पर्सन है कि उसके घर में उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है वो बीमार है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसकी माँ, तब तक वो बंदा क्या करेगा, उसकी मदर के बारे में ही डीपली सोचता रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द पर्सन इज इन प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स ऑफ हिज मदर, वो अपनी मदर के थॉट्स में ही है, उसी को हम कहेंगे प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द सेल्फ। सेम चीज़ यहाँ पे पेशेंट के साथ होती है, पेशेंट जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन में रहता है। ठीक है, so that is the autistic thinking. The patient is not able to connect with the reality, completely withdrawn from the reality and preoccupation with the self and little concern, हार्डली कोई ऐसा एंगल होगा जिसमें पेशेंट जो है वो सराउंडिंग में जो रियलिटी है उससे कनेक्ट करेगा। सो दैट इज सेकंड, फर्स्ट वन वाज द अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सेकंड इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। नाउ नंबर 3, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मैंने बेटा पहले भी समझा रखा है। ठीक है, what is ambivalence? Ambivalence means positive and negative feelings, emotions, attitude और ideas towards the same person at the same time। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि आप अगर क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई मैडम है जिसने पूरे साल भर आपको इस तरीके से ट्रीट किया कि आपको लगा कि यार मेरा मेंटल टॉर्चरमेंट हो रहा है, ये मैडम जब भी आती है मेरा क्या करती है, मेंटल टॉर्चर, मुझे मेंटली टॉर्चर करती है। लेकिन लास्ट में वही मैडम आपकी फाइनल एग्ज़ाम में MCQs लिखवा दे, 5-6 सॉल्व करवा दे एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करवा दे आपको,
तो आपको लगेगा कि अरे मैडम ने मुझे बहुत परेशान किया अब तक, लेकिन आखिर में मुझे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मुझे हेल्प भी की। तो उसके बाद जब आप अगले क्लास में जाते हो, अगले ईयर में जब जाते हो, तो उसके बाद जब भी आप उस मैडम को देखोगे तो दो तरह के इमोशंस जो है वो जनरेट होंगे। एक पॉजिटिव भी आएगा, पॉजिटिव इसलिए आएगा कि उसने एग्जाम में आपको हेल्प किया था, और नेगेटिव आएगा क्योंकि उस मैडम ने पूरे साल भर आपको मेंटली क्या किया था, हैरेस किया था, टॉर्चर किया था, असाइनमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक ही पर्सन के लिए एट अ टाइम आपको पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एटीट्यूड दिखता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस दिखता है, आइडियाज दिखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंस कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द एम्बिवेलेंस। नाउ नंबर 3, दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने बताया था, लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन जो है वो एक थॉट डिसऑर्डर है। क्या है? थॉट डिसऑर्डर। loosening of the association, inability to think logically, the stringing together of unrelated topics। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो अपने आप को अनरिलेटेड टॉपिक्स, जिसके साथ उसका कोई लेना देना ना हो, ऐसे टॉपिक्स के साथ पेशेंट अपने आप को कनेक्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि पेशेंट जो है उसको वो ऐसे फील करना चालू करता है जैसे पेशेंट कोई क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन की बातें ज़्यादा करेगा। उसको लगेगा कि मैं तो पास्ट में पॉलिटिशियन था, और ख़ुद को ऐसे, मतलब उसकी बातों से ऐसे हमको लगेगा कि यार इसको पॉलिटिक्स का बहुत नॉलेज है, वो पॉलिटिक्स में रह चुका है पहले, या तो फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, या तो फिर वो खुद एक पॉलिटिशियन है। ऐसी बातें करेगा, खुद को ऐसे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर देगा कि जिसका एक्चुअल में, रियलिटी में उसके साथ उसका क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लूजनेस। Inability to think logically, the stringing together of unrelated topics, even the patient is not able to think in a logical way। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो लॉजिक के बियॉन्ड सोचता है, लेकिन इतना भी इलॉजिकल वे में उसका थिंकिंग नहीं जाता कि जिसका उसके साथ, सेल्फ के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो। ठीक है, हम जो भी सोचते हैं वो लॉजिकल वे में सोचते हैं, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट जो सोचेगा वो इलॉजिकल वे में सोचेगा, और उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो थिंकिंग है, वो बियॉन्ड द टॉपिक जाती है, जिसका पेशेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लूजनेस, लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन। तो यूजिन ब्लूलर जो है उसने हमको अलग अलग ये टाइप्स दिखाए हैं। ठीक है, यूजिन ब्लूलर जो है उसने हमें अलग अलग ये सारे टाइप्स दिखाए हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, दैट इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। नंबर 2 दैट इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। नंबर 3 दैट इज एम्बिवेलेंस। एंड नंबर 4 दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर एक फ्लैटन और ब्लंटेड अफेक्ट होता है, या तो आप उसको फ्लैटन अफेक्ट कहिए, या तो फिर अफेक्टिव फ्लैटनिंग भी कह सकते हो, जिसके अंदर पेशेंट अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वर्बल एक्सप्रेशंस है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस है, उसको अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है, बाहर नहीं शो कर पाता है। उसी को हम कहेंगे अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ऑटिस्टिक थिंकिंग, जब भी नाम आप सुनते हो एक ही चीज़ याद रखने का, प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में लंबे समय तक फ्रीक्वेंटली उसके बारे में, बार बार उसके बारे में सोचते रहना, पूरा अंदर डूब जाना, उसी को हम कहेंगे प्री ऑक्यूपेशन और ऑटिस्टिक थिंकिंग। और एम्बिवेलेंस का मतलब हो गया लव और हेट, एक साथ पॉजिटिव लव भी हो रहा है, एक साथ हेट भी हो रहा है। किसी एक पर्सन को आप एक ही समय पे लव भी कर रहे हो, हेट भी कर रहे हो, ऑपोजिट फीलिंग्स आ रही है एक ही समय पे, एक ही पर्सन के लिए ऑपोजिट एटीट्यूड आपको दिख रहा है, ऑपोजिट आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, उसी को हम कहेंगे एम्बिवेलेंस। और लास्ट में है एसोसिएटिव लूजनेस, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंगिंग होता है। स्ट्रिंगिंग मतलब पेशेंट जो है वो अपने पेशेंट की जो ओन सेल्फ है वो बाहर का जो कोई भी ऐसा टॉपिक हो उसके साथ कनेक्ट कर देता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा होता है कि जिसका पेशेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिलेटेड टॉपिक्स के साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी यूजिन ब्लूलर्स 4A इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
3 या 4 मार्क्स के अंदर 100% आएगा ये क्वेश्चन, देख लेना आप। नेक्स्ट वन दैट इज positive and negative sign and symptoms of the schizophrenia. What is positive now? Positive and negative sign and symptoms of the schizophrenia. पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जिसको एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, उसको जो जब भी मैं कुछ बोलूँ उस पर हमेशा ध्यान रखने का। यूजिन ब्लूलर्स 4A's, स्नाइडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इतने नहीं पूछते हैं लेकिन हार्डली पूछते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड सिम्टम्स और अदर जो फीचर्स है वो, और यूजिन ब्लूलर्स 4A's, इसको तो रट्टा मार देने का, एग्जाम में 100% आएगा इसमें से। जिसको भी पास होना है स्कीजोफ्रेनिया में से 8 से 10 मार्क्स का कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ये अच्छे से देखना, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। जब भी पॉजिटिव सिम्टम्स की बात आती है तो पेशेंट की एक तो थॉट, थिंकिंग, और दूसरा है बिहेवियर। थॉट एंड बिहेवियर के ऊपर बात होती है। और नेगेटिव सिम्टम्स की जब भी बात आती है तो लैक ऑफ फंक्शनिंग, या तो फिर आप कह सकते हो रिएक्शन, जो भी हम रिएक्ट करते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, या तो जो भी हम फंक्शन करते हैं, ये दोनों की बात होती है। फिर से समझाता हूँ, पॉजिटिव सिम्टम्स में सारे सिम्टम्स ऐसे आपको दिखेंगे जो थॉट या तो बिहेवियर रिलेटेड होंगे, एबनॉर्मलिटीज इन द थॉट होगी या तो एबनॉर्मलिटीज इन द बिहेवियर होगा, और नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर या तो लैक ऑफ फंक्शनिंग होगा या तो लैक ऑफ रिएक्शन होगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। सारे सिम्टम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, आप देख लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं वन बाय वन क्या होता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब थॉट एंड बिहेवियर, एबनॉर्मलिटीज इन द थॉट, या तो थॉट के अंदर एबनॉर्मलिटीज होगी या तो बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मलिटीज। पहले पॉजिटिव सिम्टम्स हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में सारे आप चेक करना थॉट एंड बिहेवियर रिलेटेड होगा। डेल्यूजन क्या है, एक थॉट प्रॉब्लम है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ डाउट, डेल्यूजन ऑफ जेलस, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये सारे थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हेल्यूजिनेशन देख लो, वो भी थॉट रिलेटेड है। एक्साइटमेंट और एजिटेशन, वो भी थॉट रिलेटेड है। हॉस्टाइलिटी और द एग्रेसिव बिहेवियर, ये जो है वो बिहेवियर रिलेटेड है। ये थॉट भी हो गया और बिहेवियर भी हो गया, ये बिहेवियर रिलेटेड हो गया। और आगे सुसाइडल टेंडेंसी है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस है, ये दो और पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स है, वो भी थॉट एंड बिहेवियर रिलेटेड ही है। वन बाय वन हम देखते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया, डेल्यूजन। जब भी स्किजोफ्रेनिया की बात हो ना तो साइन एंड सिम्टम्स में भी आप डेल्यूजन, हेल्यूजिनेशन लिख देने का, ठीक है। डेल्यूजन के साथ हेल्यूजिनेशन दोनों कजिन ब्रदर की तरफ काम करते हैं। जहाँ पे डेल्यूजन दिखेगा वहाँ पे हेल्यूजिनेशन भी होगा। तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर डेल्यूजन होता है। व्हाट इज डेल्यूजन? डेल्यूजन मीन्स फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। पेशेंट के माइंड में थॉट प्रोसेस इतनी पक्की होगी कि पेशेंट ने कुछ भी सोच लिया तो उसको हिलाना नामुमकिन है, वही डेल्यूजन है, ठीक है। बाद में है हेल्यूजिनेशन। हेल्यूजिनेशन के अंदर स्किजोफ्रेनिया में खास करके ऑडिटरी हेल्यूजिनेशन विच इज़ वेरी कॉमन। पेशेंट को अलग अलग तरह से आवाज़ें सुनाई देगी। पेशेंट का किसी मतलब पेशेंट को ऐसे लगेगा कि सडनली किसी ने मेरा नाम लिया। पेशेंट ऐसे रोटेट करके देखेगा, किसी ने मेरा नाम लिया, नहीं किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन पेशेंट को ऐसा सुनाई देता है कि किसी ने मेरे को बुलाया, किसी ने मुझे आवाज़ दी, ये पेशेंट को लगेगा, वही हेल्यूजिनेशन है, ठीक है। सो डेल्यूजन आ गया, हेल्यूजिनेशन हो गया। एक्साइटमेंट और द एजिटेशन। एक्साइटमेंट तो मालूम है, उत्तेजना जिसको हम कहते हैं, एक्साइट हो गया ये बंदा, काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। एजिटेशन मतलब द पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट स्टिल, शांति से नहीं बैठ पाएगा पेशेंट, एक रिलैक्सेशन मोड पे पेशेंट नहीं बैठ पाता है, उसी को हम कहते हैं एजिटेशन।
नॉट रिलैक्स्ड, नॉट रिलैक्स्ड, पेशेंट शांति से बैठ ही नहीं पाएगा, रिलैक्स आपको पेशेंट कभी नहीं दिखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है हॉस्टाइलिटी और द एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर तो मालूम है कि गुस्से में है पेशेंट, काफ़ी एग्रेसिव है, अभी मार देगा किसी को। और हॉस्टाइलिटी का मतलब है दुश्मनावट, पेशेंट अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उसके साथ जानबूझ के दुश्मनावट मोड़ लेगा, या तो पेशेंट उसको दुश्मन बना लेगा, कुछ ऐसी हरकत करेगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो उसके साथ दुश्मनावट कर लेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं हॉस्टाइलिटी। हॉस्टाइलिटी मतलब क्या, दुश्मनावट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज सस्पिशियसनेस, आइडियाज ऑफ रेफरेंस। सस्पिशियसनेस और आइडियाज ऑफ रेफरेंस स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ही बहुत कॉमन है। सस्पिशियसनेस, सस्पिशियसनेस अबाउट द अदर्स, यहाँ पे पेशेंट को लोगों से रिलेटेड काफ़ी सस्पिशियसनेस रहती है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि यार ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। मतलब कोई सामने वाला पर्सन स्पीड में वॉक करके पेशेंट की तरफ आ रहा है तो पेशेंट को क्या लगेगा कि यार मेरे को मारने के लिए आ रहा है, एक्चुअल में कोई मारने नहीं आ रहा है लेकिन पेशेंट को ऐसा लगेगा, ठीक है। दूसरा एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मान लो कि पेशेंट जहाँ पे बैठा है वहाँ पे कोई ऐसे गाना बज रहा है, ठीक है। अब गाने के अंदर जो लिरिक्स है तो पेशेंट वो सुनेगा, पेशेंट को क्या लगता है कि ये जो लिरिक्स है वो सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, ये लिरिक्स जो है वो सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हैं, ये सॉन्ग जो है वो मेरे को कोई मैसेज दे रहा है। ये अलग अलग तरीके से थॉट जो है वो पेशेंट के माइंड में चलते रहते हैं कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है आसपास में, कोई कुछ भी कर रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, वो मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहा है। इसी को हम कहते हैं आइडियाज ऑफ रेफरेंस। टर्मिनोलॉजी है बेटा, वाइवा के अंदर भी पूछते हैं, ठीक है। सो दैट इज सस्पिशियसनेस एंड आइडियाज ऑफ रेफरेंस। एंड लास्ट वन दैट इज पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी। पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने चालू हो जाते हैं, पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, सो दैट इज पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी। तो पॉजिटिव सिम्टम्स एकदम ईजी है, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। एक हो गया डेल्यूजन, दूसरा हो गया हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट और एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब है नॉट एबल टू सिट स्टिल, शांति से पेशेंट बैठेगा नहीं, रिलैक्स मोड पे आपको पेशेंट कभी नहीं दिखेगा एजिटेशन होगा तो, ठीक है। हॉस्टाइलिटी या तो या एग्रेसिव बिहेवियर होगा, हॉस्टाइलिटी का मतलब दुश्मनावट, और उसके बाद में है सस्पिशियसनेस, मतलब हर किसी पे डाउट करना, लोगों को जासूसी की तरफ देखना, वो सारा सस्पिशियसनेस एंड आइडियाज ऑफ द रेफरेंस एंड पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है। सो दिस आर द पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें मैंने आपको बताया था थॉट या तो बिहेवियर, या तो थॉट में प्रॉब्लम होगा या तो बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव के अंदर क्या कहते हैं हमको, नेक्स्ट नेगेटिव अफेक्टिव फ्लैटनिंग और द ब्लंटिंग। अभी जो मैंने समझाया वही बात, या तो आप उसको अफेक्टिव फ्लैटनिंग बोलो, फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्टिवनेस बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। सो नेगेटिव सिम्टम्स मैंने पहले भी समझाया कि इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ रिएक्शन और दी लैक ऑफ अपने जो सराउंडिंग में हम जितने भी रिएक्ट करना पड़ता है ना, सराउंडिंग के अंदर हमको रिएक्ट करना पड़ता है, वो रिएक्शन पेशेंट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अफेक्टिव फ्लैटनिंग होगा या तो ब्लंटिंग होगा, मीन्स द पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, इमोशनली भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होंगे, वर्बली भी एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, नॉन वर्बली भी एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। नॉन वर्बल में कैसा होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स के साथ यूजुअली हम ऐसे बात करते हैं ना कि बिना बोले ही समझ जाता है कि हाँ इशारों के अंदर ऐसे ऐसे करके समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट कुछ भी ऐसे शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, कुछ भी बताएगा नहीं, तो फिर हमको समझ में भी नहीं आएगा। सो दैट इज अफेक्टिव फ्लैटनिंग और द ब्लंटिंग। एवोल्यूशन और द एपेथी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें होता है एवोल्यूशन का मतलब है मोटिवेशनल इम्पेयरमेंट। मोटिवेशनल, पेशेंट के अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है तो काम कैसे करेगा, काम चालू ही नहीं करेगा, उसी को हम कहते हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव।
कोई भी काम करना चालू ही नहीं करता है पेशेंट। हम कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लेके काम करना चाहिए, खुद आगे बढ़ के, इनिशिएटिव मतलब खुद आगे बढ़ के, पर लेकिन पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एवोल्यूशन है, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है, एपैथी है, मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट है पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कोई भी काम करना चालू नहीं करता है, कोई भी रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अटेंशनल इम्पेयरमेंट। एकदम ईजी है, समझ में आ जाएगा कि अटेंशन है लेकिन कैसा है, इम्पेयर्ड है, कभी अटेंटिव लगता है पेशेंट, कभी नहीं लगेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस द प्लीजर। हमको अलग अलग चीज़ों के अंदर प्लीज़र मिलता है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो, या तो फिर फूड हो, या तो फिर जो भी हम कुछ टीवी के अंदर कुछ देखना चाहते हैं, या तो फिर जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो हमको प्लीज़र फील होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर हमको प्लीज़र फील होता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी से किसी तरह का प्लीज़र जो है वो नहीं मिलता है। सो दैट इज़ एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू फील द प्लीज़र और द एक्सपीरियंस द प्लीज़र। नेक्स्ट वन इज एलोजिया, लैक ऑफ स्पीच और द आउटपुट। इसमें क्या होता है, स्लो स्पीकिंग होता है, स्लो स्पीकिंग। पेशेंट बहुत कम बात करेगा, या तो बोलेगा तो बहुत स्लो बोलेगा। आप जितना पेशेंट को पूछोगे उतना ही जवाब देगा। आपने पेशेंट को पूछा कि आपका नाम क्या है, थोड़ा सोचेगा, 5-10-15 सेकंड के बाद सिर्फ नाम बताएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएगा। उसी को हम कहते हैं एलोजिया, लैक ऑफ स्पीच आउटपुट। अपनी जितनी मर्जी है पेशेंट की, जितना पूछा गया है, जितना पेशेंट को ठीक लगता है उतना ही बोलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, पेशेंट ज़्यादा बात नहीं करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं है, वर्बल एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर है। फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स, फिर से रिएक्शन रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी। नेगेटिव सिम्टम्स जो है या तो फिर फंक्शनिंग रिलेटेड होगी। अफेक्टिव फ्लैटनिंग हो गया और ब्लंटिंग हो गया। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, रिएक्शन रिलेटेड है कि फंक्शनिंग रिलेटेड है? ये रिएक्शन रिलेटेड है। एवोल्यूशन और एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रिएक्शन है। एवोल्यूशन में क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशनल इम्पेयरमेंट है। फिर अटेंशन में भी इम्पेयरमेंट होती है। फिर एनहेडोनिया होता है, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो कोई भी प्लीजरेबल एक्टिविटीज़ को, प्लीजरेबल जो फीलिंग्स है उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। और बाद में जो है वो है एलोजिया, लैक ऑफ स्पीच आउटपुट मीन्स द स्लोनेस ऑफ द स्पीच। पेशेंट जो है वो काफ़ी कम बात करेगा, कम शब्दों में आपको जवाब देगा, जितना पूछोगे उतना ही जवाब देगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आपको ये यूजिन ब्लूलर्स 4A's एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया एग्जाम में 100% आएगा। आपको लिखना है उसको अच्छे से, रट्टा मार दो ताकि एग्जाम में पूछे तो 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4 आपको मार्क्स मिले, उसके नंबर्स मिले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि जो अदर फीचर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।